शाम का समय था। अब अंधेरा होने वाला था। लालिमा दीवार पर फैलने लगी थी। उड़ते हुए पक्षी अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। कुछ परिंदे अभी तक पेड़ों पर ही बैठे हुए थे और जाने ही वाले थे, और कुछ इधर उधर हैरान परेशान नज़रों से देख रहे थे। यह वह अपनों से बिछड़ गए होंगे या फिर उनका कोई घर नहीं था, और जब इस उम्मीद में नज़रें दौड़ा रहे थे या तो उनका अपना भला भटका मिल जाए या फिर कहीं पेड़ की किसी डाली पर अपना घोंसला बनाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर ले। फिजा में एक उदासी घुली हुई थी, और ऐसे उदास माहौल में बाहर बैठी कुसुम भी इसी उदास माहौल का एक हिस्सा बनी हुई लग रही थी। बरामदे में जामुन का पेड़ एकदम से शांत खड़ा था, उसके जज्बातों की तरह। उसने एक उदासी सी नज़र उस परिंदों और उदास से पेड़ पर डाली थी, जैसे यह भी उसकी ही जिंदगी का एक हिस्सा है, और चुपचाप अपना सर घुटनों में देकर बैठ गई थी। जिंदगी में कभी उसे कोई खुशी नहीं दी थी। अपनी ज़िंदगी को एक बोझ की तरह ढो रही थी। अगर दादी का साथ न होता तो शायद वह कब की इस दुनिया से जा चुकी होती। दादी ही तो उसकी एक सहारा थी, और दादी के लिए ही वह जी रही थी। एक दादी की वजह से उसे जीने की आस मिलती थी, या फिर यह कहने कि सिर्फ दादी की खातिर वह अपनी सांसों को खींच कर चला रही थी, वरना इस ज़िंदगी में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था अभी तक। उसे रात का खाना भी तैयार करना था, और यही सोचकर वह अपने कपड़े झाड़कर उठकर खड़ी हो गई थी और किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। रास्ते में ही दादी का कमरा पड़ता था। दादी के कमरे से दादी और बड़ी माँ के बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपना नाम सुनकर उसके कदम खुद ब खुद कमरे के बाहर रुक गए थे। उसे पता था कि अंदर किस बात की चर्चा पर बहस हो रही थी, और वह इस बात से बचना चाहती थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसे अपने कदम रोकने पड़े थे। दादी उसकी चिंता में सोच सोच कर बिस्तर पर जा लगी थी, लेकिन उसके नसीब का फूल खिल ही नहीं रहा था। कुसुम की आंखों में आंसू फिसलने और उसके गाल पर लुढ़क आए थे। उस आंसू को उसने अपने दुपट्टे के कोने से साफ कर लिया था। वह दादी को कैसे समझाती कि दादी, आप मेरी चिंता छोड़ दें, मेरे नसीब का फूल कभी नहीं खिलेगा। बस मैं आपकी सेवा करती रहूँगी जब तक आप जिंदा हैं। आपके सहारे ज़िंदगी काट लूँगी। आपके जाने के बाद किसी अनाथ आश्रम में चली जाऊँगी। मैं बाकी की ज़िंदगी गुजार लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े पापा और बड़ी माँ आपके बाद मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने देंगे। यह घर उनका है और यह घर मेरा भी है, लेकिन फिर भी वह मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन दादी को कौन समझाता, जो बस इसी आस में अपनी सांसें खींच रही थी कि किसी तरह से मेरी कुसुम का घर बस जाए। और इस वक्त भी अंदर बड़ी बात पर बहस हुआ था। दादी बहुत ही उदास और चिंता भरे शब्दों में मेरी बड़ी माँ से कह रही थी कि सोना, तुम रिश्ता कराने वाले से बात करना, किसी तरह कुसुम का घर बस जाए तो सुकून से मर सकती हूँ। जिस पर बड़ी मम्मी की एक तहजिया हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। कहने लगी, अम्मा, क्यों बेकार में खुद को थका रही हो, और क्यों अपना और आप हमारा मजाक बना रही हो। मेरे कहने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने खुद ही न जाने कितने रिश्ते वालों से बात कर रखी है, और वह बेचारे आपके कहने से रिश्ते भी लेकर आए थे। लेकिन आपको क्या पता कि आपकी लाडली पोती का रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। उसकी ज़िंदगी में ससुराल का सुख लिखा ही नहीं है। फिर क्यों यह चिंता में गलती रहती है। कुसुम का घर बस जाए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि कुसुम के अंदर जो कमी है, उसके चलते कोई भी लड़का उसे स्वीकार नहीं करेगा। फिर क्यों आप खुद को और हम लोगों को परेशान करती रहती हैं। और यही बात थी कि जो मेरे दिल में चुभ जाती थी। मैं दादी को समझाती थी कि दादी, आप क्यों मेरे रिश्ते के पीछे पड़ी रहती हैं। हालांकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बनी ही नहीं हूँ। कोई भी लड़का मुझे मेरी इस कमी के चलते स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है। फिर क्यों आप मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहती हैं। नहीं हो सकती है मेरी शादी, रहने दीजिए। लेकिन दादी को यह बात कौन समझाता। अभी सोना,
बड़ी मम्मी दादी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अम्मा भूल जाए कि कुसुम की शादी होगी, वह जिंदगी भर हमारे ही सीने पर मूंग दलती रहेगी, और अगर आपने ज़बरदस्ती धोखे से उसकी शादी कर भी दी तो शादी की अगले दिन ही लड़का उसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है, क्योंकि कोई भी लड़का कुसुम जैसी लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता है। अरे कुसुम की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, पता नहीं भगवान ने उसे क्यों ज़िंदगी दी है। इससे अच्छा कि भगवान उसे मौत दे दे, कम से कम हमारी जान तो इस बवाल से छूट जाएगी और हमें उसके टेंशन से मुक्ति मिलेगी। बड़ी मम्मी की बातों पर दादी तड़प उठती थी, गुस्से से कहने लगी कि सोना, खबरदार, जो तूने मेरी कुसुम के बारे में ऐसी वैसी बातें बोली तो तुम मेरी पोती के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो। वह मेरी लाडली है, उसके बारे में बुरा ना ही बोलो तो अच्छा है। वह मेरे श्याम और मेरी राधना की निशानी है। वह और देखना, मेरा दिल कहता है कि मेरी कुसुम के नसीब में एक बहुत ही प्यार करने वाला पति मिलेगा, जो उसको समझेगा, उसकी केयर करेगा, उसे सच्चे दिल से अपनाएगा, उसे पलकों पर बैठा कर रखेगा। जिस पर बड़ी मम्मी ने एक बहुत ही अजीब मुस्कान छोड़ी। अम्मा भूल जाओ कि आपकी कुसुम का घर बसेगा। मैं थके हुए कदमों से वापस किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। यह बातें, यह बहस तो घर में बहुत पुराना हो चुका था। दादी का यह दुख कम ही नहीं होता था कि किसी तरह उनकी पोती यानी कि मेरी शादी हो जाए और वह मेरे फ़र्ज से आज़ाद हो जाए, लेकिन बदले में दादी को बेकार ही सुनने ही मिलती थी। और मेरी बड़ी माँ भी निशाना बनाती थी कि अपनी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए मैं जल्दी जल्दी रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। आज मुझे स्पेशल डिनर की तैयारी करनी थी, क्योंकि बड़ी मम्मी की एक सहेली आ रही थी जो कि फ्रांस में रहती थी और इस बार इंडिया आई हुई थी, तो बड़ी मम्मी से भी मिलने आ रही थी। अभी मैं डिनर की तैयारी में जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि दादी भी किचन में चली आई थी। मुझे इस तरह काम में लगा हुआ देखकर उन्होंने कहा, अरे यह सोना कहाँ मर गई, इतनी सारी जिम्मेदारी है सिर्फ तेरे ऊपर डाल रहे हैं। इस औरत से जरा भी एहसास नहीं है कि मेरी नाजुक सी बच्ची का क्या हाल होगा। मैंने कहा, दादी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। दादी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर फिराए और कहने लगी कि वह तो मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कि तुम कितनी बहादुर हो, मेहनती हो। अच्छा, वह तुमसे एक बात करनी थी। मैंने सुना है कि सोना की एक सहेली आ रही है, तो उसके साथ उसका बेटा भी आ रहा है। दादी कुछ अजीब सी चहके के चाहती होती बोल लेती थी और मैं दादी का मतलब फ़ौरन समझ गई थी, लेकिन नज़र झुकाकर अपने काम में लग चुकी थी। दादी दोबारा से बातों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी कि अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि लड़का बहुत ही अच्छा है, पढ़ा लिखा है, फ्रांस में ही अपना बिजनेस करता है। मैं थोड़ी झुंझुलाहट से कहा, तो दादी मैं क्या करूं? वह लड़का कुछ भी करे, मुझे उससे क्या मतलब। मेरी बात सुनकर दादी ने मेरे सर पर एक हल्की सी चपट लगाई। कहने लगी कि अरे पगली, तुझे ही तो सब कुछ करना है। देख, अगर सोना की सहेली के बेटे से तेरी बात पक्की हो जाए ना, तो यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा कि दादी आप क्यों इस बात को पकड़ रखी है, इस बात को छोड़ क्यों नहीं देती हैं, क्यों इस बात को पकड़कर बैठी हुई हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आगे कुछ कहती इससे पहले ही दादी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगी कि मैं सब जानती हूँ और तेरे अंदर जो कमी है वह इतनी बड़ी कमी नहीं है, बस तेरी बड़ी माँ ने उसे बढ़ा चढ़ाकर राय का पहाड़ बना दिया है। अरे न जाने कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और देखना तुम भी एक खुशहाल ज़िंदगी जियोगी शादी के बाद। अच्छा, यह सब बातें छोड़, बस मेरी एक बात पल्लू से बांध ले कि तुझे सोना की सहेली के सामने खुद को साबित कर देना है कि तू कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि लाखों में एक है। मैं दादी के गले में बाँह डालते हुए बोली। उनके झुर्रियाँ भरे गालों को चूम लिया था। मैंने कहा, दादी आपको मेरी कितनी चिंता है, बेवजह इतनी चिंता मत किया करो। मैं इस बात को हंसी में उड़ा दिया। बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, लेकिन आप मेरी चिंता मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वह मेरे लिए सब कुछ ठीक कर देंगे। कहने लगी, अगर भगवान के
ऊपर छोड़ दिया तो भगवान मुझे जल्दी इस दुनिया से उठा लेंगे और तुम बेसहारा रह जाएगी। अभी हम दादी पोती बात कर ही रहे थे कि बाहर से बड़ी माँ के चीखने की आवाज़ आने लगी। कुसुम, ओ कुसुम, कहाँ मर गई? अरे जल्दी से डिनर लगा दे, मेरी सहेली कब की आकर बैठी हुई है। सोना बड़ी माँ की सहेली शायद डाइनिंग रूम में काफ़ी देर पहले से बैठी हुई थी और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। अभी भी इतना बिजी थे कि हमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ। मैं जल्दी जल्दी खाना बाउल में निकालने लगी थी। दादी से मैं कह दिया कि आप जाएं और कमरे में आराम करें। दादी अभी किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि वापस पलटकर मेरे पास आई और मेरे गले में लगा मेरे दुपट्टा खोलकर अच्छे से मेरे कंधे से नीचे तक फैला दिया था और मैं दादी की बात का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक जख्मी सा मुस्कुराहट फैल गई थी। दादी कहने लगी कि अच्छा, खाना ले जा और ध्यान रखना दुपट्टे को बड़े ही सलीके से ओढ़ना। तुझे मैंने कहा है दादी, यह सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अभी मेरी शादी करवा भी दोगे तो बाद में तो लड़के को मालूम हो ही जाएगा। दादी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगी कि बाद की बात देखी जाएगी, फ़िलहाल जो मैं कह रही हूँ वही करो। मैं दुपट्टा को अपने आसपास अच्छे से लपेटकर खाना बाउल में रखकर डाइनिंग रूम में चली आई थी और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। सोना बड़ी माँ की सहेली के साथ उनकी एक बेटी और एक बेटा भी आए हुए थे। मैंने एक नज़र उस लड़के पर डाली थी। अच्छा खासा खूबसूरत स्मार्ट सा लड़का था, एकदम से डैशिंग हैंडसम लग रहा था। किसी भी लड़की का सपना हो सकता था, लेकिन वह मेरा सपना तो हरगिज नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी जीवन साथी के ख्वाब देखे ही नहीं थे और ना ही मैं जीवन साथी के ख्वाब सजाने का कोई हक रखती थी। इसीलिए मैं जल्दी ही अपनी नज़रों को लड़के से हटा ली थी। लेकिन मैं अपने बेहद खूबसूरती का क्या करती, जो पहली नज़र में ही सामने वाले को मेरा दीवाना बना देता था। वह लड़का भी मेरी खूबसूरती पर घायल हो चुका था और यह बात अगले दिन ही मेरे सामने आ चुकी थी। बड़ी माँ मेरे सर पर सवार थी। मैं दादी के पास बैठी उनके पैरों की मालिश कर रही थी जब वह दंदनाती हुई कमरे में चली आई थी। कहने लगी, आखिर चला ही दिया न तूने अपने हुस्न का जादू प्रेम पर। अरे वह तो तेरा दीवाना बन बैठा है। अब उसे क्या पता कि खूबसूरती सिर्फ आंखों के देखने तक सीमित है, बाकी इस खूबसूरती के एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ है। मेरी सहेली का फ़ोन आया था और वह प्रेम के लिए तेरा हाथ मांग रही थी। दादी तो यह सुनते ही जैसे खुशी से खिल उठी थी। कहने लगी कि अच्छा, यह बहुत ही खुशी की बात है। तूने अपने सहेली से क्या कहा है सोना? बड़ी माँ ने कहा, अरे क्या कहना है, मैंने तो जो सच्चाई है कुसुम की वह अपनी सहेली को बता दी। और बड़ी माँ की यह बात सुनकर दादी ने अपना सिर पीट लिया था और मैं दोबारा से दादी के पैरों की मालिश करने में लग गई थी, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। दादी ने गुस्से में अपने पैर पीछे खींचे और बेड से उठ खड़ी हुई थी और कहने लगी, अरे बेवकूफ़ औरत, तेरे दिमाग में अकल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? अब जब सामने वाला खुद से रिश्ता मांग रहा है तब भी तुझे बीच में रोड़ा अटकाने की क्या ज़रूरत थी? बड़ी माँ कहने लगी, अरे अम्मा, वह मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है और मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। आपकी आधी अधूरी बेटी को उसकी बहू बनाकर नहीं भेज सकती थी। अगर कल को उसको पता चलेगा तो वह मुझसे गुस्सा करने लगेगी। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं उसे पहले क्यों नहीं बताया? दादी कहने लगी, लेकिन वह सोना, तू बात को ज़्यादा खींच रही है। आखिर कुसुम के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी कमी है? आज के ज़माने में 50-60% लड़कियां ऐसी हैं जिसे कि इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। बड़ी माँ कहने लगी, लेकिन आपकी पोती में कुछ ज़्यादा ही है कमी, क्योंकि यह कहना गलत नहीं है होगा कि आपकी पोती कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि यह एक किन्नर है और सच्चाई तो आपको स्वीकार करना ही होगा। बड़ी माँ के शब्द ये थे कि बम के धमाके थे जो मेरे दिमाग में होने लगे थे और दादी ने आगे बढ़कर बड़ी माँ के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था। कहने लगी कि खबरदार, जो तूने मेरी बच्ची के लिए ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले, ऐसे अशब्द भाषा तुम कैसे बोल सकती हो? शर्म नहीं आती तुझे? खुद तू एक बेटी की माँ है,
तब भी तुझे दूसरों की बेटी का एहसास नहीं है। मैं कमरे से बाहर निकल आई थी क्योंकि मैं रोकर दादी को और भी कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने कमरे में आकर मैं अपना कमरा बंद कर ली थी और सिसक सिसक कर रोने लगी थी। जब रो रो कर मेरा मन हल्का हो गया था तो मैं शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कंधे पर पड़ा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। शीशे में खुद को गौर से देख रही थी। बड़ी माँ के शब्द मेरे कानों में गूंज रही थी कि आपकी पोती लड़की नहीं बल्कि एक किन। मैंने अपना कुर्ता भी उतार कर साइड में रख दिया था। मैं अपने आप को बहुत ही गौर से देख रही थी। मेरे मन में किन्नर वाली कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। मुझे भगवान ने एक लड़की बनाया था और लड़की वाली ही मेरी अंदर फीलिंग्स थी। मेरे दिल में भी जज्बात थे, फीलिंग्स थी। मेरा जीवन साथी हो, मेरे साथ प्यार से बात करे, मेरे साथ रोमांस भरे पल बिताएं। मेरे दिल में भी सुहाग रात के नाम पर जोरों से दिल धड़कने लगता था। मैं एक लड़के की ही चाहत रखती थी, फिर मैं भला किन्नर कैसे हो सकती थी। और तभी मेरी नज़र मेरे सीने पर आकर रुक गई थी। यही तो मेरी सबसे बड़ी कमी थी। भगवान ने हर चीज़ दिल खोल कर दी थी। मेरी खूबसूरती में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन औरत की जो खास खूबसूरती होती है वही भगवान ने मुझे नहीं दी थी। मेरी ब्रे बहुत छोटे छोटे थे, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल ना के बराबर थे। नहीं, मेरे सामने मेरे अतीत किसी फिल्म की तरह घूमने लगा था। सिर्फ 10 साल की थी तो मुझे पीरियड शुरू हो गए थे और ऐसे शुरू हुए कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी माँ उस वक्त जिंदा थी और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तो इतनी कम उम्र में मुझे पीरियड शुरू हो गए थे और दूसरी बात रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तो उस समय बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि अभी मुझे इस सब बातों का नॉलेज नहीं था। फिर मुझे मेरी माँ एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बेटी के हार्मोन्स कुछ बिगड़ गए हैं, इसीलिए इतनी छोटी ही उम्र में शुरू हो गया है और रेगुलर भी नहीं आ रहे थे, बल्कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। दवाई देते तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। और फिर मेरी दवाई चलने लगी, लेकिन दवाई ने तो भी मेरे ऊपर साइड इफ़ेक्ट कर दिया था। मेरे पीरियड को तो ठीक हो गए थे, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट यह था कि मेरे ब्रेस्ट पर पड़ा था, जिसके ग्रोथ वहीं रुक गए थे। समय गुजरता गया, मेरा शरीर भी अपना आकार बढ़ता गया, मगर मेरा ब्रेस्ट का नहीं बढ़ा। बाद में तो रुक ही गए थे। मैं 17 साल की थी जबकि मम्मी पापा का रेल हादसे में हो गया था और मौके पर ही दम टूट गए थे और वह भगवान को प्यारे हो गए थे। मम्मी पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दोस्त थी। वह मुझे हर मुश्किल समय में उन्होंने साथ दिया था। लेकिन माँ के जाने के बाद दादी मेरा सहारा बन गई थी। तब से मैं दादी के साथ ही रहती थी। बड़े पापा बड़ी मम्मी के रहमो करम पर ही थी, लेकिन बड़ी मम्मी की आज की बात में मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। बड़ी मम्मी अच्छी तरह से मेरे से बात नहीं करती थी और ना ही मेरी बात जानती थी। वह मुझसे तंग आ गई थी। मैं कोई जन्म से किन्नर नहीं थी, बल्कि मैं भी एक नॉर्मल ही आम लोगों की तरह ही लड़की थी। मेरे भी लड़कियों वाले ही जज्बात थे, फीलिंग्स थे। फिर मैं किन्नर कैसे हो सकती हूँ। मैं पूरे दिन कमरे में बंद रही थी। दादी दरवाज़ा पीट पीट कर थक चुकी थी और मैं आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।